हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है के स्टडी पॉइंट में। मैं अतुल प्रताप आपके साथ लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंसेस के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ी रहिए हमारे साथ। हम आपको टाइम टू टाइम सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ये जो क्लासेस है हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली है। एकेडमिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो 9 to 12 सारे बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश की बेसिक ग्रामर में टेंसेस क्या होते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जो टेंसेस में स्पेशल कुछ चीज़ें मिलेंगी जो शायद ही आपको कहीं मिली होंगी। मतलब कंटेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, फोकस रखा गया है और वो टेंसेस के बारे में बताया गया है। वैसे तो टेंसेस के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छे लेवल से टेंस को सीखने की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस। टेंस को अगर कहा जाए तो कह देते हैं समय। क्या बोल देते हैं? समय या काल। लेकिन समय या काल की ज़रूरत क्या होती है? देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई भी सेंटेंस होता है, कोई वाक्य होता है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसका? सबसे पहले वर्ब। किसी भी सेंटेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। और वर्ब तो आपको पता ही होंगी। 4 तरह की वर्ब होती हैं: ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन हम इस वर्ब के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वर्ब का सीधा मीन्स है किसी कार्य का होना या करना। तो वर्ब का सीधा से क्या मतलब है कि कार्य का होना या करना। अच्छा, अब वर्ब का टेंस से क्या रिलेशन है वही है। देखिए ध्यान सुनो। वर्ब टेंस, वर्ब जिस रूप से समय का बोध होता है, यानी वर्ब में जो काम हो रहा है और उस काम को किस समय में किया गया है, किस समय का बोध होता है, उसे टेंस कहते हैं। सिंपल समझ में आया? यानी कि कार्य यानी वर्क, कोई भी काम। अब काम तो हो गया, लेकिन वो काम किस समय का है? वर्तमान का है, भविष्य का है, भूतकाल का है। तो वो सारी चीज़ों को बताता है टेंस। तो वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है, उसे टेंस कहते हैं। क्लियर है? तो हमें जनरली इतना तो पता ही होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो तीनों प्रकार के टेंसों के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल। और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इस तरीके से हम टेंस के जो है पोर्शन 4 भाग होते हैं। तो कुल मिला के जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे देखिए ये टेंस का एक चार्ट बना रखा है। टेंस तो प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट में क्या है इशू। देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जो नया नाम है इम्परफेक्ट, इसे कंटिन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट में होता है सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस। ये कंटिन्यूस टेंस समझ जाना, कंटिन्यूस टेंस लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह फ्यूचर में भी है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस। ओके, ये तो 12 टेंस होते हैं। तो कुल मिला के टेंस 3 होते हैं और 3 के प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। इस प्रकार हम कुल 12 टेंसेस को पढ़ते हैं। तो अब टेंस समझ ही होंगे। टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस की वर्ब। वर्ब मतलब किसी कार्य का होना या करना, और वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम सबसे पहले के जो टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान हमें पता ही है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इम्पोर्टेंट पहचान, ये बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं। लेकिन एक और 3 बात, सामान्य 3 बातें पकड़ो। जो 3 चीज़ें हैं सदैव से यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट टेंस का आता है, आदत संबंधी हैबिचुअल फैक्ट प्रेजेंट टेंस में, ऐतिहासिक घटना प्रेजेंट टेंस में। ये चीज़ों को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता होती है। देखिए अब बनाने के रूल्स देखेंगे। मेकिंग रूल्स, एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? सिंगुलर पर्सन यानी ही, सी, इट,
ही सी इट के साथ लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो सिंगुलर पर्सन यानी ही सी इट, जितने भी सिंगुलर पर्सन होंगे काम करने वाले कर्ता यानी एक वचन कर्ता होंगे तो उन्हें बोलते हैं सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट। वो उनमें वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं होती, जैसे हैं हूँ की अंग्रेजी इज आर एम नहीं लाएंगे, तो उसमें ये कन्फर्म है कि हैं हूँ की अंग्रेजी क्या नहीं आएंगे, इज आर एम नहीं लगाएंगे, इज आर और एम। तो हैं हूँ की अंग्रेजी जा रहे हैं बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्रॉस खत्म कर दीजिए इसे। अब सिंगुलर पर्सन समझ गए, सिंगुलर पर्सन में क्या होगा, यानी कि सिंगुलर पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जोड़ देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, यू दे बी। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा यू दे बी, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, ये हटा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं लेकिन एस या ई एस नहीं जोड़ते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, एस या एस नहीं जोड़ते। नोट, आई जो है होती सिंगुलर लेकिन प्लूरल मानी जाती है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। अब फार्मूला पे देखेंगे ध्यान से, फार्मूला बहुत ईजी है इसका, सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब, कंडीशन पे एस या एस जोड़ेंगे, सिंगुलर होगा तो जोड़ेंगे, प्लूरल होगा तो नहीं जोड़ेंगे, उसके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अभी सिंपली है एक एग्जाम्पल, राम घर जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ राम, तो राम लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, जाता है कि गो, अब सिंगुलर है तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, टू हाउस, ठीक है। अब ऐसे ही मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, आई वैसे सिंगुलर होता है प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल माना होता है ईट में जो वर्ब है उसमें एस ई एस नहीं जोड़ी जाएगी। क्लियर है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट पार्ट, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब में एस जोड़नी है या किस वर्ब में ई एस जोड़नी है। इसका भी सिंपल सा एक पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, एक्स ओ सी एच डबल एस आए, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, एक्स ओ सी एच डबल एस आए आते हैं, ऐसे अक्षर आते हैं जिस वर्ब के लास्ट में, तो उनमें ई एस जोड़ी जाती है। उनमें क्या जोड़ा जाता है, उसमें ई एस जुड़ता है। जैसे डब्ल्यू एस वॉश, वॉश माने धोना, तो वॉश में एच खत्म हुआ है तो ई एस जोड़ेंगे। जी ओ गो, गो में ओ खत्म हुआ है तो ई एस जोड़ेंगे। ऐसे डू होता है, डू माने करना, ई इसमें जोड़ेंगे, ई एस डज होता है, तथा अन्य सभी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। तो सिंपल समझ में आ गया, ई एस सिर्फ उन्हीं कंडीशन पर जोड़े जाता है जिन वर्ब्स के लास्ट में एस हो, एस एच ओ, एक्स हो, सी एच ओ डबल एस हो, तभी वहाँ पर वर्ब में ई एस जोड़ेंगे, नहीं तो अन्य तरह सभी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ही जोड़ते हैं। इज दैट क्लियर हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, सिंपली है नेगेटिव बात आई तो उसमें नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट, नॉट मीन्स नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहता है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। तो सिंगुलर में एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट डज लगेगा, नॉट लगेगा साथ ही साथ। अच्छा प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में यू दे भी आ जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, और डू लगता है प्लूरल में और लगता है नॉट, यानी कि समझ गए, सिंगुलर फर्स्ट, एक सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू। क्लियर, सिंगुलर एक वचन करता मैं डज लाएंगे, बहुवचन करता मैं डू लाएंगे। और नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ते, केवल एफर्मेटिव के एक वचन करता में एस जोड़ेंगे, और नेगेटिव के में वर्ब में एस नहीं जोड़ते। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का डू और डज प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल, राम घर नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू हाउस। बहुत सिंपल सेंटेंस लिए ताकि अच्छे से समझ में आए, कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो। अगर किसी को कोई डाउट है या किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया हुआ है। ऐसे ही मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड, ठीक है, क्योंकि मैं आई का आई हो गया, आई सिंगुलर है लेकिन फुल आ जाता है, आई के साथ डू लाएंगे, नॉट ईट द फूड। क्लियर। अब आते हैं कभी नहीं, नेवर। नेवर का मीन्स होता है नॉट एवर, कभी नहीं। यदि वाक्य में नेवर आए तो, अगर वाक्य में नेवर आए तो वाक्य किसकी तरह बनाते हैं, एफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। एक मिनट, हाँ ये रहा, देखिए, यदि वाक्य में नेवर आए तो
वाक्य एफर्मेटिव तरह बनाते हैं। राम कभी घर नहीं जाता, राम नेवर गोज टू हाउस। एफर्मेटिव बनाने का मतलब यही है कि जब सिंगुलर होगा और उसके साथ नेवर आया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर, तो उसमें वर्ब में एस एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया हो तो वर्ब में एस एस नहीं जोड़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब या डू अडर्स का यूज़ नहीं करेंगे नेवर में के साथ, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं, तो हमें 2 इंट्रोगेटिव के बारे में पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न 2 तरीके से होते हैं, यस या नो टाइप का, यानी यस या नो टाइप जिनका आंसर यस या नो टाइप में दे सकते हैं वो होते हैं। एक होता है WH टाइप। तो पहले यस या नो टाइप में देख लिए, वो यस या नो टाइप वाले वो प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, यानी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, तो वो यस या नो टाइप में आते हैं। तो क्या शब्द की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, प्राइमरी पॉइंट। बाकी जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। अब सब्जेक्ट फॉर्मूला देख लिए, वो फॉर्मूला के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कुछ नहीं बचने वाला। जैसे डू ऑब्लिक डज, सेल्फ से हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम घर नहीं जाता, क्या, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। और जो वाक्य होगा डू या डज से शुरू करेंगे, यानी डज, किससे, डज, क्योंकि राम एक वचन करता है इसलिए डज से शुरू करेंगे, ठीक है। डज, डू या डज में डज लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया राम। गो टू, नॉट दिया लगा देंगे, नहीं दिया हो तो हटा देंगे। सॉरी, इसमें दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ है तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ लगाएंगे बेटा नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट, NO, यहाँ लग जाएगा बेटा नॉट। ये प्रिंट करने में थोड़ा सा रह गया है तो यहाँ नॉट। तो ये जो बनेगा सेंटेंस वो बन जाएगा आपका राम डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब WH टाइप यानी कि ऐसे यदि वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड हैं यानी प्रश्नसूचक शब्द हैं, सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर डू और डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नोट दिया लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, अदर वर्ड लाएंगे। तो मोहन घर कब जाता है, तो सबसे पहले देखिए क्या आया, कब, क्या आया इसमें, कब। जो कब है ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले कब की स्पेलिंग लगाई, व्हेन, हो गया। कब के बाद आया डू या डज में से एक, तो मोहन सिंगुलर है तो डज लगा दिया। फिर करता, सब्जेक्ट का मोहन हो गया। फिर क्रिया गो होम, दैट्स इट, लास्ट क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो, व्हाट डू यू लिव, इसका हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव भी आपको खत्म हो गए। नोट, अगर हु वाला आ जाए सेंटेंस, कैसे आ जाए, हु वाले सेंटेंस बनाने के नियम, यदि वाक्य में हु कौन आए तो सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह, किसी तरह अफर्मेटिव, यानी उसमें हेल्पिंग और डू या डज नहीं लगती। जैसे कि हु गोज टू मार्केट, बाजार कौन जाता है, तो हु गोज टू मार्केट, क्योंकि हु जो है ना एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है ही की तरह, सब्जेक्ट बन जाता है ही की तरह, ठीक है। इसीलिए हु के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये तो जनरल चीज़ें थी जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स क्या होते हैं ये समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्पेसिफिक रूल का नंबर 1, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बुक्स में नहीं मिलता, कहीं कंटेंट बड़ी मुश्किल ढूंढने से मिलता है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको इंग्लिश की डे बाई डे वीडियोज़ मिलती रहेंगी। देखिए, विशिष्ट नियम स्पेसिफिक रूल्स में क्या होता है, जब भी समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसकी हेडलाइन के बारे में बात करी जाती है, तो हेडलाइन प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। देखिए, जैसे भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया, अब या ही आया तो देखा जाता है कि पास्ट टेंस में चला गया, लेकिन पास्ट टेंस नहीं, जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होंगी वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। इंडिया डिफीट श्रीलंका बाई 160 रन्स, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आए कि किसी की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती हैं। ऐसे ही किसी मैच का कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जाती है। कमेंट्री मतलब आंखों देखा हाल, क्या चल रहा है, जैसे सचिन ने छक्का लगाया, शोएब अख्तर की गेंद आई और सचिन ने लगाया एकदम जोरदार छक्का। तो जिस हिसाब से कमेंट्री की जाती है मैचों में, तो आंखों देखा हाल हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, समाचार पत्रों की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आंखों देखा हाल यानी कमेंट्री
किसी मैच की लाइव कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे देखिए इसका एग्जांपल भी दिया होगा, चलो नहीं दिया हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे होता है कि सचिन ने छक्का लगाया, सचिन हिट्स द सिक्स, लगाया या ही आया, लेकिन पास्ट में नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थर्ड वाला, कहावतें तथा मुहावरे। कहावतें जो होती हैं, मुहावरे होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही कही जाती हैं। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऐसे ही होता है अभ्यास जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, एक्सरसाइज मेक्स परफेक्ट, या फिर बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो कोशिश होती है, प्रयास होता है, उस क्या करता है, व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, ये कहावत है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्लियर, यानी कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कहावतें या मुहावरे आ जाएँ तो वो प्रेजेंट में ही होते हैं। मैंने भी बताया था कि अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 में देखिए, किसी भी कथन में वैज्ञानिक साइंटिफिकली फैक्ट हो तो उस स्थान पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है। क्लियर है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, हो गया। देखिए यहाँ मेक इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दो हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन में, तो प्लूरल हुआ, इसमें ऐसी जाने की जरूरत नहीं है। मेक वाटर तो प्रेजेंट में ही बना। यदि किसी में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती है, यानी सार्वभौमिक सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे पूर्व पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सार्वभौमिक सच्चाई है। तो ये होगा हमारा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आज हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पूरा ही पोर्शन अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और आपकी समझ में आया हुआ है तो प्लीज़ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बैक टू बैक इंग्लिश के सारी चीज़ें, डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एक बेहतर ढंग से सिखाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। ओके, थैंक यू।